मोहसिन नकवी ने जब आके टीवी पे जो बात करी है, अब उसकी क्लैरिफिकेशन हमें भी चाहिए कि जो वो आके कह रहे हैं कि पार्टी मेरे साथ थी और मैं रुकावट थी 3 दिन इलाज के अंदर, किसी ने आके उसकी क्लैरिफिकेशन नहीं दी कि ये कहाँ से बात निकली और इलाज कौन सा हुआ 3 दिन पहले। आप बताएं कोई इमरान खान का इलाज हुआ है स्वाइप पेन्स के? हमारी इन्वॉल्वमेंट के बगैर हमने क्लियरली बताया था पार्टी को कि जी हमारी इस वक्त क्लियर डिमांड है, इंडिपेंडेंट जगह पे इमरान खान के पूरा मुआयना होना चाहिए। हम चाह रहे हैं कि अब पार्टी कुछ करे और इमरान खान को चेकअप करवाए, क्योंकि उन्होंने वो दिन जो जेल में जाकर सारा कुछ रैप अप करवा दिया, जो हमने टीवी से हमें मोहसिन नकवी से पता चला कि गौर साहब भी जा रहे थे वहाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त शदीद अंदरूनी खलफशार में घिरी है और इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी वापस लेने का मामला जिस पर सियासी दर्जा बढ़ गया, साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने यह दावा किया है कि उनकी सिक्योरिटी वापस ली गई, जबकि मौजूदा वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने इस दावे को मुस्तरद करते हुए कहा है कि किसी की सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। तमाम तर तवज्जो बानी चेयरमैन की रिहाई पर मरकूज़ है, गैर ज़रूरी इशूज़ खड़े ना किए जाएँ। इसी दौरान रिहाई फोर्स के क़याम के ऐलान ने पार्टी में एक नया तनाज़ा शुरू कर दिया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ये कहना है कि लाखों नौजवान एक प्लेटफॉर्म पर जमा होंगे और कॉल मिलते ही मुतहरिक होंगे। इसी दौरान रिहाई फोर्स के क़याम के ऐलान ने पार्टी के अंदर एक नई बहस भी छेड़ी है। ताहम पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने खबरदार किया है कि किसी सियासी फोर्स से हल्फ लेना गैर कानूनी और गैर आइनी है, जो कई पेचीदगियाँ पैदा कर सकता है, जिससे कारकुनों और क़यादत को मुश्किलात का सामना हो सकता है। उन्होंने दो टोक अल्फाज में ये वाज़ेह कर दिया है कि बानी की सेहत पर फैसले ख़ानदान का हक है, पार्टी को इजाज़त के बगैर बयान देने का इख्तियार नहीं। उन्होंने सवाल उठाया है कि वुकला कहाँ हैं, केसेस क्यों मुकर्रर नहीं हो रहे और मोहसिन नकवी के दावों की वजाहत क्यों नहीं दी जा रही। इसी से मुतल्लिक आज का पहला बड़ा सवाल। पैनल का तारुफ करवा दूँ। प्रोग्राम में शामिल हैं आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब और शाहिद हमीद साहब। प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा हम स्पोर्ट्स के हवाले से बात करेंगे, ख़ासतौर पर T20 वर्ल्ड कप जिसमें पाकिस्तान के परफॉर्मेंस के हवाले से भी बात की जाएगी। तो उसमें हमारे साथ अयाज खान साहब और सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। अभी हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शदीद इख्तलाफात और तनाज़ात का शिकार है, तो इस सारे जो सीनियर क़यादत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, ये कितने दुरुस्त हैं? ख़ासतौर पर बानी की बहनें जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करी। आमिर साहब, आपसे आगाज़ करूँगी, चूँकि ये जो बात तो बहुत ज़्यादा की जाती है बानी की सेहत के हवाले से, जिस तरह बैरिस्टर गौहर भी कह रहे हैं कि पहला हक़ ख़ानदान का है, ज़ाहिर है बानी की बहनों को भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात और इख्तलाफात हैं सीनियर क़यादत पर। क्यों इतनी गैर मुतहर्रिक है पार्टी क़यादत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत? देखें, ये जो अलीमा खान साहिबा कह रही है ना, ये सब चीज़ें उनके इल्म में हैं। और बैरिस्टर गौहर और वज़ीर आला और अलीमा खान, बैरिस्टर गौहर एक साइड पे हैं, वो दोनों एक साइड पे हैं। पहला अब जो नया इख्तिलाफ हुआ वो जो उन्होंने फोर्स ऐलान किया कि मैं बनाऊंगा रिहाई फोरन कर दे, जैसे यूथ विंग है, ILF है, उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि ये कानून इजाज़त नहीं देता और हम कोई इस तरह की फोर्स और हल्फ बर्दारी मैं तो नहीं बनाऊंगा। और ना वो रिजाइन हो रहे हैं। कुछ बहुत सारे सोशल मीडिया पे कह रहे थे कि शायद एक बड़ा इस्तीफा PTI में आ रहा है। बैरिस्टर गौहर तो बहरहाल रिजाइन नहीं कर रहे अपने ओहदे से, और वो अगर जाते हैं तो पार्टी का जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर मौजूद है वो खत्म हो जाएगा। और ये बात बहुत पहले इमरान खान को भी समझ आ गई थी। अब आप आ जाए मोहसिन नकवी का और जो बैरिस्टर गौहर का राब्ता हुआ पार्टी सतह पे हुआ, और वो लिखत पढ़त के साथ हुआ। मोहसिन नकवी ने भी खत लिखवाया और इधर से बैरिस्टर गौहर ने भी खत लिख के कहा था, और ये डिमांड मान ली गई थी कि बैरिस्टर गौहर इमरान खान के साथ अडयाला जेल से बैठ के शिफा हॉस्पिटल जाएंगे और वहां मर्जी के डॉक्टर होंगे। यहाँ से अलीमा खान साहिबा की एंट्री होती है और उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी मर्जी का बंदा खानदान का जाएगा, हमारी मर्जी का पार्टी का बंदा जाएगा। वहां से ये इख्तलाफात शुरू हुए और जो गवर्नमेंट ने इनको ऑफर की थी और लता तारड़ ने उसको ट्वीट करके पब्लिक भी किया था, वो फिर ऑफर वापस हुई। और उसमें ये था कि अगर डॉक्टर कहेगा एक हफ्ता नहीं, जो मोहसिन नकवी ने कहा, ये लिख के भी कहा हुआ है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये जुबानी बात नहीं हुई थी। उन्होंने कहा था अगर वो एक हफ्ता कहेंगे हम 2 हफ्ते कहेंगे हम वो भी करेंगे, लेकिन डॉक्टर कहें तो आप बेहतर है कि पहले जेल में जाएं, वहां डॉक्टर्स का मुआयना, और डॉक्टरों के नाम भी इन्होंने दिए।
अब वहां पे जो फिर ये जो नया तनाज़ा आखिरी हुआ, जो पिम्स हॉस्पिटल में बैरिस्टर गौहर और अल्लामा राजा नासिर अब्बास गए थे और ये 24 घंटे बाद बोले, हमने भी तनकीद की कि आप क्यों नहीं बोल रहे थे। ये मैं कि पहला मरहला जो खुद नाम ना देने की बुनियाद पे कि ना बैरिस्टर गौहर जाएं, जेल जाना है तो ये तय पाया कि 6 लोग ही जाएंगे अगर मुलाकात जिनकी कराई जाएगी, वरना फिर हमारा स्टांस खराब हो जाएगा और इमरान खान का इशू जो है ना वो। फिर गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, अगर आप अपनी कमिटमेंट पे नहीं है कि आपने बैठ के आना था साथ अपने पार्टी के बानी के साथ, इमरान खान के साथ, चेयर पार्टी के चेयरमैन ने, तो फिर किस किस्म का आप चाहते हैं। फिर जब वो चेकअप हुआ और जो इन्होंने सलमान अकरम राजा ने खुद नाम दिया था और उन्होंने पब्लिकली कहा कि ये नाम हमारा था, डॉक्टर नदीम कुरैशी का, और उनकी आरिफ साहब के ऊपर भी, जो पिम्स के डॉक्टर हैं, उन पे ऊपर भी एतमाद था। फिर वो मीटिंग हुई और बैरिस्टर गौहर ने जब स्पीकर फोन ऑन किया पिम्स में, जो 1.5 घंटे की मीटिंग थी राजा नासिर अब्बास के साथ गए थे, तो उसमें वहां पे डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर खुरम मिर्जा उनको लिया गया और उन्हें बताया कि आपकी सारी बात रिकॉर्ड भी हो रही है और मिनट्स भी बन रहे हैं, आप लें। उन्होंने डॉक्टर से बात की क्योंकि दोनों डॉक्टरों पे पीटीआई के वकला, पार्टी सारे मुतमईन थे। तो उन्होंने जब बताया कि इमरान खान की आंख इस वक्त 6/6 है, एक 6/9 है, एक आंख में 1.5 का चश्मा है और दूसरी में 0.75 का, और जो प्रोसीजर का तरीकाकार बताया तो उन्होंने कहा ये तो टेक्स्ट बुक स्टाइल का आपने प्रोसीजर किया और हम बड़े खुश हैं। वो बाद में वो भी सोशल मीडिया पे प्रेशर में आए। इस वक्त जो ताजा तरीन लड़ाई है वो है फोर्स को अनाउंस ना करने की। और आज फिर बैरिस्टर गौहर ने अलीमा खान के बाद बताया ना कि हम इतनी दफा हाई कोर्ट गए, इतनी दफा सुप्रीम कोर्ट गए, और जिस वक्त अलीमा खानम ये कह रही थी तो खोसा साहब और बैरिस्टर गौहर दोनों सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त जमा करा रहे थे। तो ये अब अंदरूनी खिलफशार कहें, बल्कि कल ये जो मैं एक और बात आपको बताऊं, जो कल बात कही गई कि बानी का मैसेज आया है उनकी भाभी के जरिए, बेटी के जरिए, जो बुशरा बेगम की, और बहनों ने पढ़ के कहा कि बहनों से कहा गया है। तो गौहर ने कल अल्लामा राजा नासिर अब्बास की बुशरा बेगम की बेटी से टेलीफोन पे बात कराई और उन्होंने सिर्फ एक मैसेज दिया कि इमरान खान ने आपसे मुतालबा किया है कि मेरे दोनों जो पर्सनल फिजिशियन है ना, आप उनका बंदोबस्त करें कि वो मुझे मिलें। ना वकीलों की बात की इमरान खान ने, ना कोई और बहनों के लिए मैसेज दिया। ये बुशरा बेगम की बेटी ने खुद अल्लामा राजा नासिर अब्बास से कहा। तो ये मैंने सारा चेक किया है कि कहानी क्या चल रही है। अब सब अपने अपने तौर पे पार्टी को टेक ओवर करने के लिए ये गेम चला रहे हैं। जी शाहिद हमीद साहब, सीनियर क़यादत के रवैये पर जो बानी की सेहत के मामले पर उनकी बहन ने इख्तलाफात किए हैं, खासतौर पर ये जो अंदरूनी मामलात हैं, आपको लगता है कि पीटीआई की जो क़यादत इस वक्त बाहर है वो इसको संभाल सकेगी? और अलीमा खान के तहफ़्फ़ुज़ात कितने दुरुस्त हैं पार्टी क़यादत को लेकर? जी बहुत शुक्रिया दुआ। देखिए जिस तरह के आमिर साहब ने बात की, बिल्कुल एग्जैक्टली इस वक्त सूरत हाल यही है कि हर कोई पार्टी को टेक ओवर करने के चक्कर में है। और जब से बानी की ये हेल्थ के हवाले से जब इश्यूज सामने आए हैं, तब से फैमिली और जो पार्टी क़यादत है वो हमें उनका क्लैश नज़र आ रहा है, हमें उनका टकराव नज़र आ रहा है। अब जाहिर है कि जब जो पार्टी क़यादत है या जो पार्टी है वो बानी की जो हेल्थ है उसे लेकर जब वो सियासत करेंगे या उस इशू को उसे इशू बनाएंगे, तो फैमिली और जो पार्टी लीडरशिप है वो तो मिक्सअप होगी, उनका टकराव तो डेफिनेटली आएगा। ये तो इन्हें मिल बैठना चाहिए। ये मुझे हैरत होती है कि क्यों इस मामले को इतना पब्लिकली उछाला जाता है और उस पर खुद पीटीआई सियासत कर रही है। अगर उनकी 3 बहनें हैं और पार्टी की लीडरशिप है, वो बैठ जाए, मिल बैठ जाए और डिसाइड कर लें कि कौन सा पार्ट किसने अदा करना है, जो उनके हेल्थ के हवाले से इशू है वो किसने देखना है, जो पॉलिटिक्स है, जो सियासत है, जो मामला को आगे बढ़ाना है वो किसने देखना है। तो मेरे ख्याल में कोई एक हड़बोंग जो मचा हुआ है हमें दिखाई देता है वो नहीं होगा। अब जिस तरह के सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से बात की गई, जो फोर्स के हवाले से, रही फोर्स के हवाले से, अब देखिए ना, उन्होंने खुद एक आकर ऐलान कर दिया, जो उस वक्त धरना खत्म किया गया तो उसके मुतबादिल के तौर पे उन्होंने एक फोर्स का ऐलान कर दिया ना। पार्टी लीडरशिप को उन्होंने सेम पेज पे लिया और क्या उसे एतमाद में लिया, ना किसी और को लिया, खुद कर दिया। यही बात है, यही वजह है हमें देखने को मिलता है कि बैरिस्टर गौहर जो है वो अब कहीं और हमें खड़े दिखाई देते हैं। और ये जो रिहाई उन्होंने फोर्स का कहा, ये यकीनन ये एक बड़ा मुश्किल काम है और मुझे नहीं लगता कि ये इस पे कोई अमल दरामद होगा। और वैसे भी उन्होंने कहा था रमज़ान, आप देखिए कि तकरीबन आज 7 रोज़े हो गए हैं, तो इन 7 दिनों में तो हमें कोई पेशरफ कम अज़ कम खैबर पख्तूनख्वा में दिखाई नहीं देती। एक और इशू दुआ बड़ा अहम है जो आपने शुरू में अपने इब्तिदाइये में बात की, जो अली अमीन गंडापुर और सुहेल अफरीदी के हवाले से आपने बात की। देखिए ये एक नेचुरल सी बात है कि आपका जो सिटिंग वज़ीर आला होता है उसकी जो सिक्योरिटी होती है वो स्पेशल होती है। अब ये नहीं हो सकता कि जितनी सिक्योरिटी आपने सुहेल अफरीदी को दी हुई है उतनी सिक्योरिटी आप अली
अली अमीन गंडापुर को भी दें। आप अली अमीन गंडापुर का स्क्वाड देखें जो उस दिन इस्लामाबाद गए, वो शायद सुहेल अफरीदी से बड़ा स्क्वाड था। तो अगर उसमें अगर कोई कटेल किया गया है, कोई कमी बेशी की गई है, कुछ की गई है, अगर की गई है तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है। फिर इसमें आप ये देखें कि जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है वो उसके गिने चुने लोग होते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं। वो कुछ वज़ीर आला की टीम में कुछ उनका इशू था, वहाँ से अली अमीन साहब की टीम से उठा के उन्हें यहाँ पे लाया गया। तो ये रद्दोबदल चलती है। मेरा ख्याल में अली अमीन साहब जो अपनी एक सियासत, अपने तर्ज की एक सियासत लेकर चल रहे हैं, और उन्हें बहुत सी बातें जो जब वो वज़ीर आला थे तब याद नहीं थी, अब उन्हें याद आ रही हैं। वो बातें याद करके वो पार्टी के अंदर एक नई ग्रुपिंग पैदा कर रहे हैं। और ये एक र्यूमर चल रही है कि जी अली अमीन साहब फिर आ रहे हैं और सुहेल अफरीदी साहब को रिप्लेस कर रहे हैं और अप्रैल में नया वज़ीर आला दोबारा अली अमीन साहब आ जाएंगे। ये सारी वही कहानी है कि जिसके बाद ये सारे मामलात आपस में उलझते हैं और हमें टकराव दिखाई देता है खैबर पख्तूनख्वा की सतह पर भी अली अमीन साहब का और सुहेल अफरीदी साहब। सही जी। फैसल साहब ये ग्रुपिंग का मामला है, रिहाई फोर्स की बात हो रही है, फिर ये साबिक वज़ीर आला, मौजूदा वज़ीर आला की सिक्योरिटी के हवाले से भी सवाल, बहुत सारे मामला। तो हमने देखा जब से बानी जेल में है बहुत सारे इश्यूज ऐसे आए जहां पर वाज़े तौर पर नज़र आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंदरूनी तौर पर बहुत सारे इख्तलाफात का शिकार है। अब बानी की सेहत के मामले को लेकर जिस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है, आपको लगता है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं और ये जो पार्टी अंदरूनी इख्तलाफात को संभाल पाएगी जो क़यादत मौजूद है? देखिए, ये तो ठीक है कि तहरीक इंसाफ जो है ना वो अंदरूनी खलफिशार का और इंतशार का शिकार है, लेकिन ये कहना कि इससे बानी की सियासत मुतासिर हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पूरे खेल के अंदर तहरीक इंसाफ का किरदार ख़त्म हो चुका है। तहरीक इंसाफ का रोल जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब किरदार रोल जो है सिर्फ इमरान खान का है, जो इमरान खान और अवाम के दरमियान चल रहा है, बीच में तहरीक इंसाफ है ही नहीं। तो ये तहरीक इंसाफ का जो खलफिशार है ना, उससे कोई इमरान खान की सियासत मुतासिर नहीं हो रही। इमरान खान की कोई सियासी मकबूलियत जो है ना उसमें इजाफा हो सकता है ना उसमें कमी आ सकती है। तहरीक इंसाफ तो मुर्दा घोड़ा है और इलेक्शन से पहले से मुर्दा घोड़ा है, तो इसको तो आप माइनस कर दें। ये तो एक लोगों को एक गुफ्तगू के लिए एक टॉपिक दिया जाता है कि तहरीक इंसाफ जो है वो खलफिशार का शिकार हो गई और तबाही मच गई और बहनें एक तरफ खड़ी हो गई और बैरिस्टर गौर दूसरी तरफ खड़े हो गए। ओ भाई, क्या फ़र्क पड़ रहा है? सब दूसरी तरफ खड़े हो जाएं, सब निकल जाएं, लाताल्लुक हो जाएं, अपने घरों में जाके बैठ जाएं, क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क पड़ता है इनके लाताल्लुक होने से, इनके एक दूसरे के खिलाफ होने से, इनके खामोश हो जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब बेअसल लोग हैं, ये है ही लाताल्लुक। तो इनसे क्या फ़र्क पड़ना है इनके इंतशार से? ये आपस में एक दूसरे से जो है वो उसको गिरा दिया, इसने उसको गिरा दिया, वो करते रहते हैं, उसी में बेचारे खुश हैं। इससे ज़्यादा इनकी कोई हैसियत नहीं है। हाँ, ये एक टॉक शो का एक मौजू भी है और इस मौजू से हुकूमत बहुत खुश होती है। ये इमरान खान के मुखालफिन बहुत खुश होते हैं कि भाई आग लग गई तहरीक इंसाफ के अंदर, ये तबाही मच गई, बहनों ने ये कह दिया, फलाने ने यूँ कह दिया। क्या फ़र्क पड़ रहा है? इमरान खान का जो सियासी कद है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब ये जो डॉक्टरों के हवाले से हुकूमत का मौक़िफ़ है, जी इतना अहमकाना मौक़िफ़ है और इतना कोई गैर मंतकी और गैर सियासी मौक़िफ़ है जिस पे आप ये नहीं कि आप इसको पेश कैसे कर रहे हैं। मतलब मरीज़ का तयन, मरीज़ के बारे में उसके डॉक्टरों का तयन कौन करेगा, उसके तीमारदारों का तयन कौन करेगा, उसके रुफ़का का तयन कौन करेगा, उसके अटेंडेंट का तयन कौन करेगा, ये वो तय करेंगे। भाई तो मरीज़ को तय करने दो ना यार, मरीज को तय कर। इतना डरे में उस कैदी से समझ में नहीं आता कि कैद में हुकूमत है, इमरान खान है। खौफ जो खौफ इमरान खान को होना चाहिए था, वो इमरान खान से ज्यादा खौफ तो हमें जो हुकूमत का नजर आता है। कैद में इमरान खान ने, खौफ ज्यादा हुकूमत है। ये अपनी नौयत का एक अनोखा काम हुआ अब की बार, ठीक है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा इमरान खान की सियासी मकबूलियत पर। आप इलाज नहीं करवाना चाहते, ना करवाए, उससे क्या फर्क पड़ा उसको? इमरान खान को, इमरान खान डर गया, इमरान खान टूट गया, इमरान खान कमजोर हो गया, इमरान खान ने डील मांग ली। कुछ मांगा इमरान खान ने? नहीं मांगी। अभी भी उसने क्या बोला कि 2 ये डॉक्टर भिजवा दो, भिजवाना चाहते भिजवा दे, नहीं भिजवाना चाहते ना भिजवाए। बाकी जो आपने इतने सारे काम किए ये भी ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही बिल्कुल जी। इसी पर हम क्विकली एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से हम वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात के हवाले से। इलियास साहब, आपके ख्याल में जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है बानी की सेहत को लेकर, क्या वो दुरुस्त हैं? क़यादत के हवाले से जो बात की जा रही है, ख़ास तौर पर
अलीमा खान ये भी कह रही हैं कि पार्टी क़यादत हुकूमती बयानिए को काउंटर करने में नाकाम रही है। देखिए, जो पार्टी की क़यादत है, इनमें आपस में देख लें, पार्टी की क़यादत और उनकी बहनों में ये आज से नहीं, पहले से इख्तलाफात देखने में नज़र आ रहे हैं। ना ही एक दूसरे से मशावरत करते हैं, ना कुछ इस चीज़ में। तो ज़ाहिर है उनको अपने इख्तलाफात हैं उनकी बहनों के सेहत के हवाले से। वो कह रहे हैं कि हमें भी शामिल किया जाए। तो ज़ाहिर गवर्नमेंट की जानिब से इस पार्टी की उनकी लीडरशिप है, उनसे बातचीत करती है। तो उनसे जो बातचीत करती है, उनके साथ जो चल रहे हैं, तो जाहिर है उनको उनकी आँख की जो इशू है उसमें सेकंड डोज तो लगनी थी इंजेक्शन की, तो वो उसके लिए तो उनको लेके जाना था। उसके लिए बाकायदा तैयारी की। ये कोई ऐसी बात नहीं कि गवर्नमेंट की जानिब से उनको लिया गया होगा, उनकी क़यादत से बातचीत की गई है और साथ सारा मसला। अब ये बहनें कहती हैं कि हमें भी साथ लिया जाए, और जो चीज़ है तो इसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि उनकी फैमिली को भी पूछ ले इसमें कौन सा इशू है। असल जो इश्यूज चल रहे हैं पार्टी के अंदर चल रहे हैं। पार्टी के अंदर भी जो धड़े बने हुए हैं वो ज़्यादा ख़तरनाक है कि उनके अपने अंदर से वो एक दूसरे को तस्लीम नहीं करते। ना वो कहते हैं कि वो फैसला कर सकते हैं, ना ये कर सकते हैं। इस वक्त जो इनकी फैमिली है वो बड़ी ज़्यादा इस वक्त मुश्किलात में शिकार है और बड़ी इसमें कश्मकश में है कि उनसे किसी तरह का रब्ता नहीं है, ना किसी तरीके से उनसे गवर्नमेंट की जानिब से बातचीत की जा रही है। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ में इसमें क्या मसला है? इस वक्त जो है गवर्नमेंट को बातचीत कर लेनी चाहिए उनसे भी, ताकि उनसे भी पूछ लिया जाए, ताकि उनके भी जो हैं जो एड्रेस हो जाएँ जो इशूज़ हैं, ताकि अगर वो उनकी मुलाकात नहीं कराने दे जा रही तो लेकिन इतना है कि उनके डॉक्टर्स वगैरह से मुलाकात करवाई जाए, उनको इश्यूज़ वगैरह के बारे में बता दी जाए उनके सेहत के। अब ये गवर्नमेंट ने एक ठानी हुई है कि मुलाकात नहीं करने जानी, उनको कोई देखे ना, कि बाहर अगर किसी हॉस्पिटल जाते हैं तो उधर लोग ना इकट्ठे हो जाएं। ये इश्यूज़ जो हैं इनको बैठ के इसको करना चाहिए, क्योंकि ये इतने बड़े इश्यूज़ नहीं हैं कि जो मुल्क के मसलों में दीगर मसलों को ख़राब करें। तो इसको बैठ के सॉल्व करना चाहिए। उनकी पार्टी को चाहिए कि आपस में लड़ने की बजाय उनके केसों पर तवज्जो दें, ताकि उनको बाहर अगर लेके आना चाहते हैं। ठीक जी। नवीद साहब, PTI क़यादत गैर मुतहरिक क्यों है बानी की सेहत के मामले पर? अच्छा दुआ, सबसे पहले तो हम इमरान खान साहब की सेहत के बारे में बात करते हैं। तो देखें, जो गवर्नमेंट की नीयत हमेशा से ख़राब रही है, ये उसी एक स्ट्रैटेजी का तसलसल है जो कि नो कॉन्फिडेंस मोशन या रिजीम चेंज, जो भी आप उसको नाम दे दें, उस वक्त से जो स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट लेके चल रही है और गवर्नमेंट के बैकर्स जो लेके चल रहे हैं, ये उसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है कि आप देखें, अगर इमरान खान साहब की तबीयत नासाज है ना, तो आपको सबसे पहले उसकी फैमिली है, उसकी पार्टी, उसके लीडरान, ये सब पीछे आ जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने शुरू से जिस तरह की सिक्रेसी रखी, जिस तरह से खुफिया रखा उनकी बीमारी को, फिर उनको हॉस्पिटल ले जाने को, और उसके बाद जो जिस तरह से चीजें चली, तो जितनी सिक्रेसी रखी, तो गवर्नमेंट बेसिकली पॉलिटिक्स खेल रही है। गवर्नमेंट इमरान खान साहब को तो नहीं तोड़ सकी। 2-2.5 साल से जो भी आप 2 साल से आप जेल में उसको रखा हुआ है, जो कुछ किया आपने, जितनी सख्तियां की, यानी आप इससे पहले भी पाकिस्तान के पॉलिटिशियन जेलों में रहे हैं ना, लेकिन वो जेलों में कहाँ रहे? वो या तो डील करके चले जाते थे एग्जाइल में, या वो जो है ना वो हॉस्पिटल्स के पूरे फ्लोर उनके लिए बुक हुआ करते थे, फिर भी वहां पे नहीं होते थे, बल्कि उनके लिए उनके अपने बेंगलोर में जाके उनको पूरे जो आराम व आसाइश की चीजें उनके साथ वहां रखा जाता था। तो यहाँ पे एक शख्स को आपने रखा हुआ है, आपने इतनी सख्तियां, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में किसी पॉलिटिकल प्रिजनर के ऊपर इतनी सख्ती जो है वो नहीं की गई। वो टूटा नहीं। आपने अब ये एक ड्रामा शुरू कर दिया कि जी नहीं, जो है उसकी बहनें नहीं आएंगी, और गवर्नमेंट का मैलाफाइड तो इंटेंशन यहीं से उनकी बदनीति जाहिर हो जाती है। अभी रिसेंटली जो है वो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी वो सब कुछ तय हो गया था, लेकिन उनकी बहनों ने आके, तो इश्यू ये है कि वो बहनें ही इनकी आंखों में खटक रही हैं। अच्छा, शुरू से आपने कोशिश ये की कि पीटीआई को, जो भी पीटीआई का अंदर का इंतशार है, जिसको भी आप कह लें, जो भी गवर्नमेंट का नैरेटिव है, जिसको पुश किया जा रहा है, जिसको मीडिया के ऊपर बार बार रोजाना यही कि जी टूट गई पार्टी, तबाह हो गई पार्टी, बर्बाद। पार्टी आपने पहले ही बर्बाद कर दी थी। आपने ये सोचा, आपकी स्ट्रैटेजी ये थी कि डीकैपिटेट कर दिया जाए, कि जो आपकी टॉप टियर लीडरशिप है उनको उठा के जेलों में या डाल दें, या उनको तौबा तायब कर दें कि जी सियासत से ही दूर हट जाए। उसके बाद जो सेकंड टियर लीडरशिप थी वो तो गई। अब तो कोई लीडर, ये जो इस वक्त पार्टी की क़यादत कर रहे हैं, आप मुझे बताएं,
इनमें से कौन लोग थे जो इमरान खान साहब के साथ थे? बिल्कुल, जब वो इक्तदार में थे कौन लोग इनके साथ थे? ये सारे कोई वकला हैं, कहां से ये लोग अब जो है इस वक्त पार्टी को लीड कर रहे हैं। तो ये पार्टी नहीं है। इमरान खान साहब को आप जो भी कह लें कि आपने पार्टी तहस नहस कर दी, कोई नहीं होगा। हमने ये फरवरी के इलेक्शन में आप देख लेना, आपने किसी को उनके कैंडिडेट को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, उनको कैंपेन नहीं करने दी, उनसे इलेक्शन सिंबल्स छीन लिया। लोगों ने जा के, ये पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में मेरे ख्याल में पहली मर्तबा हुआ, लोगों ने दर्जनों इलेक्शन सिंबल के ऊपर लोगों ने जाके ढूंढ के खंभों को लोगों ने जो है वो वोट दिया। तो अभी भी ये होगा कि अगर आप पार्टी को तहस नहस कर दें, ये अली अमीन गंडापुर और ये गंडापुर साहब की खुद की क्रेडिबिलिटी अब क्या रह गई है, और ये इस तरह की चीजें जो करके वो फर्दर अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। तो आप जो भी कर ले, पार्टी को तहस नहस, जो भी बयानियां बना लें, मीडिया पे बयानियां बना लें, अगर वो कल को निकलेगा, वो किसी खंबे को भी टिकट देगा तो वो उसको भी जीतेगा। सही बिल्कुल जी। और बुनियादी सवाल हमारा बानी की सेहत से मुतल्लिक कि सीनियर क़यादत के रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात जो उनकी बहनों ने उठाए हैं वो कितने दुरुस्त हैं, इस पर आपने राय जान ली है। आप सबका जी बहुत शुक्रिया। आमिर साहब, फैसल साहब, नवीद साहब, मोहम्मद इलियास साहब, शाहिद हमीद साहब। अभी हम एक क्विकली ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हम बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं। पाकिस्तान सुपर 8 मरहले का अहम मैच इंग्लैंड से हार गया है। हम सवाल ये उठा रहे हैं कि कौमी टीम की शिकस्त की वजह स्ट्रेटजी की नाकामी है या टीम कॉम्बिनेशन का फुकदान है। सलीम खालिक साहब और अयाज खान साहब हमारे साथ होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले के सनसनीखेज और एसाब शिकन मुकाबले जारी हैं। इंग्लैंड ने सुपर 8 मरहले के अहम तरीन मुकाबले में पाकिस्तान को 2 विकेटों से शिकस्त दी है और सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की है। कौमी ओपनर बैटर साहबजादा फरहान की 63 रन की शानदार इनिंग्स भी टीम को नहीं बचा सकी। कप्तान सलमान अली आगा, साइम अयूब और उस्मान खान एक बार फिर तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सके। कौमी बैटर्स की नाकामी अब आदत बनती जा रही है। बड़े मैचेस में ये कमजोरी खुलकर सामने आई है। इंग्लैंड से शिकस्त के बाद पाकिस्तान की सेमीफाइनल में रसाई मुश्किल नज़र आ रही है। हमेशा की तरह एक बार फिर अगर मगर का खेल शुरू हो गया है। इस वक्त तमाम नजरें न्यूजीलैंड की श्रीलंका और जुमा को इंग्लैंड से हार पर लग गई हैं। अगर न्यूजीलैंड अपने दोनों मैच हार जाए और पाकिस्तान श्रीलंका को हरा दे तो फिर कौमी टीम के लिए सेमीफाइनल का दरवाज़ा खुल सकता है, वरना एक और आलमी इवेंट, एक और अधूरी कहानी ही साबित होगा। इसी तमाम तर मामले पर बात करें, सलीम खालिक साहब, अयाज खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया आप दोनों का जी। सलीम खालिक साहब, आपके ख्याल में शिकस्त की क्या इंतहाई अहम मैच था ये, क्या वजह आपको नज़र आई? स्ट्रेटजी की नाकामी है या आपको लगता है कि टीम कॉम्बिनेशन का फुकदान, या आप समझते हैं कि कप्तान की जिम्मेदारी है या किसी एक इंडिविजुअल प्लेयर की या प्लेयर्स की? सलीम खालिक साहब, आप देख लें इंग्लैंड के जो कप्तान है हैरी ब्रूक, उन्होंने 100 रन बनाया और हमारे कप्तान जो हैं वो इवेंट के 6 मैच में, टेक्निकली वो टॉस हो गया था तो वो मैच भी शुमार होगा न्यूजीलैंड से, 6 मैचों में उन्होंने 100 रन नहीं बना सके, 70-80 रन उन्होंने बनाए। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि कितना फर्क है परफॉर्मेंस का, माइंडसेट का। ना सिर्फ कप्तान बल्कि हमारे प्रीमियर बैट्समैन बाबर आजम, जिन पे इतनी उम्मीदें थी, वो भी 6 मैचों में 100 रन नहीं बना सके। हमारे एक और जो नो लुक शॉट साइम अयूब, जिनको हमने इतना आसमान पर चढ़ा दिया है, वो भी 6 मैचों में 100 रन नहीं बना सके। एक और हमारे टॉप ऑर्डर बैट्समैन है उस्मान खान, जिन्होंने बड़ा एहसान अजीम किया था यूएई की क्रिकेट छोड़कर, ये वो पाकिस्तान के लिए खेलने आ गए थे, वो भी 6 मैचों में 100 रन नहीं बना सके। अब आप बताइए, एक प्लेयर के ऊपर हमारी पूरी टीम चल रही है, 288 रन बना चुके हैं, जो साहबजादा फरहान, जो विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब पहुंच चुके हैं। तो जब एक प्लेयर आपको पूरा टूर्नामेंट थोड़ी जितवा सकता है। अब तो वही बात आ गई है कि न्यूजीलैंड की टीम दोनों मैच हार जाए, श्रीलंका की टीम के प्लेयर्स का पेट खराब हो जाए, फला टीम की बस पंचर हो जाए, बस इस तरह करके। वैसे आपको लगता है किसी का पेट खराब होगा, बस पंचर होगी, न्यूजीलैंड हारेगी, श्रीलंका से जीतेंगे, लग रहा है आपको? वैसे क्या कहते हैं आप? बस ये हर दफा यही होता है ना हमारे साथ, हर दफा या तो हम पहले राउंड में फारिग हो जाते हैं या अपने जोरे बाजू पे आपको रखना चाहिए भरोसा। ये थोड़ी कि दूसरे आपके लिए लड़ेंगे जाके मैदान में। लेकिन जिस तरह की हमारी बॉलिंग भी अगर हम देखें तो 2 ही शाहीन कल चले, इससे पहले उनकी परफॉर्मेंस बहुत खराब जारी थी।
स्पिनर में हमारे एक ही स्पिनर, हमारा मिस्ट्री स्पिनर जो है, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही। उस्मान, बाकी अगर हम देखें तो हमारी परफॉर्मेंस कोई इतनी खास रही नहीं। तो ओवरऑल अगर हम देखें, हमारी टीम की फेलियर है, हमारे कोच का फेलियर है, कैप्टन के हमारे डिसीजन भी समझ नहीं आए। फखर जमान को पहली बार, वैसे तो पिछले मैच में थे, वॉश आउट हुआ था, लेकिन कल खेलने का मौका मिला, जिसमें कमेंटेटर भी हैरान हो रहे थे कि यार इस बंदे को नहीं खिला रहे थे आप। तो ओवरऑल हम लोग अब तक जो पहुंचे हैं, इधर तक भी 3 बच्चों को हमने हराया है। नेदरलैंड हमसे हम हारते हारते बचे, अमेरिका को हमने हराया जिससे पहले हम हार चुके थे, नामीबिया को हमने हराया, और हम ख्वाब देख रहे हैं सेमीफाइनल खेलने का। तो इंडिया से शाहीन अफरीदी तो बड़े पुरुमीद हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम मैच में इन जीतेंगे, और न्यूजीलैंड के लिए वही आप वाली बात कि वो कह रहे हैं वो मैच हारेगी तो हम डेफिनेटली सेमीफाइनल में रहेंगे। आपको लगता है कि उनका पुरुमीद रहना और वो जो बात कर रहे हैं कि वो इन है, वो ठीक है? चलो, मैं भी न्यूजीलैंड भाई प्लीज दोनों मैच हार जाना, तो हम लोगों को सेमीफाइनल खेलना है। चले, अगर आप सेमीफाइनल में पहुंच भी गए तो फिर अब क्या कहेंगे कि वो दूसरी टीम के यार वो हार जाए तो फाइनल में पहुंच जाए, फिर कहेंगे चलो ये हार जाए जीत जाए। आप ये अपने दिल से बताएं, आप क्या आपको हमारी टीम की परफॉर्मेंस इस काबिल लग रही है कि हम लोग सेमीफाइनल में पहुंचे और आगे जाए? ये परफॉर्मेंस अच्छी है ही नहीं हमारी ना, लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी हम खुद ये चाहते हैं। बिल्कुल। और जैसे मैं खुद ये न्यूजीलैंड के मैच को यही समझ के देख रहा हूँ, श्रीलंकन बन के मैं देख रहा हूँ आज के, यार हमारी टीम श्रीलंकन है, जीत जाए, न्यूजीलैंड को हरा दे, लेकिन क्या हम खुद हरा देंगे श्रीलंका को सैटरडे को? ये भी एक अहम सवाल है, लेकिन खैर उम्मीद पे दुनिया कायम है। चले अयाज साहब से पूछ लेते। अयाज साहब, हम हरा लेंगे फिर श्रीलंका को, या फिर ये दुआओं पर भी वैसे असर हो सकता है दुआओं का कि न्यूजीलैंड भी हारे और हम जीते और फिर सेमीफाइनल में जगह बन सके? पहले को दुआओं का मामला होता था, दुआ, अब तो मेरे ख्याल बददुआओं पे बात आ गई है कि अब हम बददुआएं देने पे आ गए हैं कि फलां का बेड़ा गर्क हो जाए तो हमारा को बेड़ा पार हो जाएगा, और तो कोई सूरत नहीं है। देखिए सिंपल बात है, एक सलीम खालिक भी यहाँ बैठे हुए हैं, इसी प्लेटफॉर्म से हमने, खैर वो सलीम खालिक अपने स्पोर्ट्स वर्ल्ड से भी ये बात बार बार करते रहे कि एक वो प्लेयर जिसकी T20 में जगह नहीं बनती, आपने उसको कप्तान बना दिया। ये इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है किसी मुल्क के क्रिकेट पे? वो रिजवान आपकी बात नहीं मानता था, बाबर नहीं मानता था, शाहीन शाह अफरीदी आपकी बात नहीं मानता था। उस वक्त हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब वनडे टीम का कप्तान बनाया कि शाहीन शाह अफरीदी को T20 का भी बनाया जाएगा। बेसिकली तो हम ये सोच रहे थे कि शायद T20 का कप्तान बनाया जाएगा, लेकिन चले, क्योंकि वो एक कप्तान आपने ऐसा रखा जो आपकी बात से वो मानता है बिल्कुल 100%, यस बॉस, यस सर। आप अगर उससे ये कहें ना कि ये टॉस जीत के तुमने इंडिया को बैटिंग दे देनी है तो वो भी दे देगा। वो इस तरह का कप्तान चाहिए था, वो अल्लाह के फजल से मिल गया। अब समझ से बाहर है। ओ भाई, आप कप्तान हैं, आपने कप्तान होके जीतना है ना मुल्क के लिए, या आपने खुद को बताना है कि जी मैं कप्तान हूं, कि आप वन डाउन नहीं चल रहे। आप क्यों वन डाउन आते जा रहे हैं? आप साइम अयूब नो लुक, ही इज नो लुक एनी मोर, वो नजर ही नहीं आ रहा, वो कहाँ है? वो आता है वो। अच्छा देखें मैच में किया क्या इंग्लैंड के कल, दोनों ने, साइम ने भी और आपके सलमान आगा ने भी, 2 फील्डर्स बाहर होते हैं ना जब आप पावर प्ले में 6 ओवर्स के दौरान, दोनों ने एक एक फील्डर ढूंढा कि वो डीप में कौन सा, और उसको कैच दिया बड़े एहतमाम के साथ, ताकि इधर उधर ना जाए बॉल, के उसको बेचारे को तकलीफ भी ना हो कैच पकड़ने की। फखर जमान को आप खिला रहे हैं यार, वो वन डाउन क्यों नहीं खिला रहे भाई? बाबर आजम को या तो टीम से निकालो, क्यों रखा हुआ है उसको? अगर उसको टीम में रखना है तो उसको ओपन करा दो ना उसकी जगह, साइम अयूब की जगह। खुद आप नीचे आ जाओ। तो आप समझते हैं स्ट्रेटेजी का इशू था, या ये ओवरऑल टीम कॉम्बिनेशन का ही प्रॉब्लम है? ये टीम यही परफॉर्म करे, मैं आपको बताऊं, आप सिर्फ एक काम करें, मैं पहले दिन से ये अर्ज कर रहा हूं कि इस कप्तान को आप बैठाएं बेंच पे, किसी थोड़े से, शाहीन शाह अफरीदी को बना दें चले कप्तान अब अगले मैच में, यही टीम होगी, यही प्लेयर्स होंगे, शाहीन शाह अफरीदी इनसे आपको रिजल्ट लेके देगा। और वो सलीम खालिक की बात बिल्कुल ठीक है। अभी वो हम थोड़ी देर पहले जब बात कर रहे थे, जब आप पॉलिटिकल सेगमेंट कर रही थी, तो वो खालिद क्यूम भी यही कह रहे थे कि लगता है न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रीलंका नहीं ऐसी खेल रहे हैं, मतलब बिल्कुल वो जज्बात। ये फिर कौम बेचारी मासूम कौम है, क्या किया जाए? सच्ची बात है, इस टीम कॉम्बिनेशन के साथ, इस कप्तान के साथ, मैं टीम को भी बुरा नहीं कहता, ये टैलेंटेड प्लेयर है, लेकिन ऐसा इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी तो होती है ना प्लेयर्स की, मतलब ओवरऑल कैप्टन पर डालना भी तो दुरुस्त नहीं है। अब मैं बताता हूँ ना आपको कैसे।
आपने टॉस जीत के, एक नई पिच है, वहां पे ड्यू फैक्टर है, उस पे आप नहीं खिला रहे दूसरी टीम को टॉस जीत के, आधा तो मैच आप वहां हार जाते हैं ना। आपकी स्ट्रेटजी, आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं कि हम चेस कर सकेंगे। इंडिया के खिलाफ मैच में जहां आपको पहले खेलना था वहां आपने इंडिया को पहले खिला दिया, और यहां आपको चेस करना था और आपने यहां पहले खेल लिया। मतलब ये फिर देखें ना, उस्मान तारिक एक ट्रम्प कार्ड आपके पास, 8वें ओवर में आप उसको लेके आते हैं, वो विकेट लेता है और उसको अगले ओवर से हटा लेते हैं। फिर 3 ओवर्स कराते हैं जिसमें शादाब खान है और बाकी 30 रन आप बनवा लेते हैं, मैच हाथ से निकल जाता है। फिर उस्मान को आप लेकर, अबरार टीम में क्यों नहीं है? मुझे समझ नहीं आ रही कि अबरार आपका मिस्ट्री बॉलर है, कल वो तबाहियां मचा देता है इंग्लैंड की, लेकिन शादाब चूंकि पसंद बहुत है आपके, स्पेशली तो माइक हैसन को बहुत पसंद होगा ना, जो क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच भी हैं और वो उनका कप्तान है। और इस तरह से नहीं होता। आप टीम जब मैदान में उतारते हैं तो फिर हर लड़के की सलाहियत के मुताबिक, उसकी पोजीशन के मुताबिक आप उससे काम लेते हैं, यही टीम आपको रिजल्ट देगी, मैं दावे से कहता हूँ। आप वैसे प्रेडिक्शन आपकी क्या है? कौमी टीम का सफर खत्म होने वाला है या ये जो अगर मगर के खेल में कोई गुंजाइश है? वो गुंजाइश अपनी जगह मौजूद रहती है, लेकिन मुझे ये इस दफा ये सबसे ज्यादा हैरत होगी कि ये शायद T20 का पहला वर्ल्ड कप होगा जिसमें 3 बड़ी टीमें नहीं होंगी सेमीफाइनल्स में। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान। आज की तारीख तक तो यही है, कल देखते हैं अगर मगर से क्या होता है। सलीम खालिक साहब, आपकी क्या प्रेडिक्शन है? अब तक तो देखिए मुश्किल है, क्योंकि हमारे अपने हाथ पे अब कुछ रहा ही नहीं है। अब दूसरी टीमों से हम दुआएं कर रहे हैं कि वो कुछ हमारे लिए कर जाए। जब ऐसी सूरत हाल आ जाती है तो फिर तो ना ही समझें। सही। और ये जिस तरह अयाज साहब बता रहे हैं कि जाहिर है अब ओवरऑल कैप्टन ही रिस्पॉन्सिबल है, आपको लगता है कि आगे मैच में कोई तब्दीली कर दी जाए टीम के अंदर तो कोई गुंजाइश पैदा हो सकती है? देखिए टीम में क्या तब्दीली होगी, सारे प्लेयर को तो आपने खिला दिया, अबरार को एक ला सकते हैं, लेकिन अयाज साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि आपको एक कॉम्बिनेशन सही बनाना होगा, किसको किस नंबर पे खिलाना है, किससे कब बॉलिंग करानी है। इस चीज में हम लोग लैग कर रहे हैं ना, पता नहीं होता कैप्टन को कि यार अभी इस बॉलर को लेकर आना है। सलीम खालिक साहब, वक्त खत्म हो गया जी। आपका बहुत शुक्रिया। आया साहब, आपका भी जी बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। ख्याल रखिए।